आज के टाइम में जो हमारी इंडियन आर्मी है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। पर आप ये जानते हैं कि हमारी जो इंडियन आर्मी है एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में कब आई थी? बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंडियन आर्मी केवल पाकिस्तानियों को धोने का काम करती है, पर मैं ये आपको बता दूं कि हमारे देश के जो सोल्जर्स वो विदेशों में भी युद्ध लड़ चुके हैं और उसे जीते भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो आज के टाइम की इंडियन आर्मी है ये फॉर्मेशन में कैसे आई। चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। आज से करीब 500 साल पहले जब भारत में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में आए थे तो वो सूरत में उतरे थे क्योंकि वो भारत के साथ ट्रेड करना चाहते थे। और उस समय भारत में पावर में थे मुगल, तो वो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं ट्रेड के परमिशन के लिए। परमिशन मिलने के बाद उन लोगों ने अपना पहला जो फैक्ट्री है वो सूरत में स्टैब्लिश किया। उस टाइम के जितने भी राजा महाराजा होते थे उन लोगों की सबकी अपनी अपनी आर्मी होती थी। जैसे मुगलों की मुगल आर्मी, मराठा की मराठी आर्मी, वैसे ही जितने भी राजा थे उन सभी की अपनी अपनी रीजनल आर्मी होती थी। उस टाइम में जो सेंट्रल पावर में थी वो मुगल आर्मी थी जो कि इंडिया को रूल कर रही थी, क्योंकि उस टाइम में जो हमारा भारत देश था वो प्रोविंसेस में बटा हुआ था। वक्त के साथ और औरंगजेब के बाद मुगल अंपायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल होने लगी। तो ब्रिटिशर्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे, तो उन लोगों ने इंडियन लोगों को अपनी फोर्सेस में रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, जिन लोगों को सिपॉइज भी कहा जाता था। और इंडियन लोगों को केवल लोअर पोस्ट में ही रिक्रूट किया जाता था ब्रिटिश आर्मी में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रॉफिट में से उन लोगों को पेमेंट करती थी। ये सब काफी सालों तक चला। फिर 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे पावर में आ गई, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ पैलेसी देखने के लिए मिलता है जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और उनका कंट्रोल पूरे बंगाल पर हो जाता है। आज के टाइम में जो बंगाल दिखता है वो उस टाइम में काफी बड़ा बंगाल था। आज के समय में बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा प्लस बिहार, इतना बड़ा केवल बंगाली था। फिर 1776 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक मिलिट्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया कोलकाता में, जिसका ये काम था जितने भी टेरिटोरियल रीजन्स थे उन सभी पर अच्छे से कंट्रोल रखें। और ये ब्रिटिशर्स का पहला मिलिट्री डिपार्टमेंट था जो कि उन्होंने भारत में एस्टेब्लिश किया था। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल रीजन्स काफी बड़ा होते जा रहा था। फिर चार्टेड एक्ट 1833 आने के बाद इसको 3 प्रेसिडेंसीज में बांट दिया जाता है, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। और उन सभी को रूल करते थे गवर्नर्स। उन लोगों की सबकी अपनी अपनी आर्मी होती थी। पर 26 अक्टूबर 1894 में ऑर्डर नंबर 981 एक ब्रिटिशर्स के द्वारा आर्मी डिपार्टमेंट बनाई जाती है, जिसमें कि इन गवर्नर्स के आर्मी को एबॉलिश कर दिया जाता है और एक सिंगल यूनिफाइड आर्मी बनाई जाती है जिसको कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते हैं। और ये ऑर्डर इफेक्ट में आता है 1 अप्रैल 1895 को, और इसी दिन को हमारे इंडियन आर्मी का फाउंडेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। ब्रिटिशर्स अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भारत को 4 कमांड्स में बांटते हैं। हमारा जो पहला कमांड था वो था पंजाब इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, दूसरा कमांड था बंगाल, तीसरा कमांड था हमारा मद्रास इंक्लूडिंग बर्मा जो कि आज के टाइम में म्यांमार है, और चौथा कमांड था बम्बई इंक्लूडिंग सिंध और क्वेटा। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो ब्रिटिश एम्पायर को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करती थी। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी इसने काफी सारे वार्स भी लड़ी है, जैसे कि एंग्लो अफगान वार, एंग्लो बुर्मीज वार, एंग्लो सिख वार, यहाँ तक कि चाइना के साथ ओपियम वार भी, जिसमें चाइना को दम तक पूछा गया था, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। उन सभी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वार है वो है वर्ल्ड वार। हम लोगों का नाम तो नहीं आता है वर्ल्ड वार में, पर हम लोगों ने भी वर्ल्ड वार लड़ा है। उस समय जो भारत था वो ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी तो थी। हम लोगों के बहादुर सोल्जर्स ने वर्ल्ड वार 1 ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ा था। ये कुछ रियर इमेजेस है जिसमें कि 6 रेजिमेंट्स मार्च कर रही है फ्रांस में। उस टाइम में हम लोग अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़े थे सेंट्रल फोर्सेस के अगेंस्ट में। वर्ल्ड वार 1 में लगभग हमारे 13 लाख सोल्जर्स लड़ रहे थे यूनाइटेड किंगडम की तरफ से। उसमें से लगभग हमारे 74,000 सोल्जर्स मारे गए थे या फिर मिसिंग थे। 1915 में एक म्यूटिनी देखने को मिलता है हम लोगों को सिंगापुर में, जब हमारे इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट्स भारत की पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से मदद मांगती है और भरोसा दिलाती है कि हम इस वार खत्म होने के बाद भारत को इंडिपेंडेंट कर देंगे। लेकिन ये ब्रिटिशर्स का एक झूठा वादा था। इसके बाद उन लोगों ने रॉलेट एक्ट इंपोज कर दिया,
जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंडियंस को केवल लोअर पोस्ट में ही रखा जाता था। जितने भी सर्विसेज होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, भारतीयकरण की शुरुआत सर हेनरी लॉरेंस के द्वारा 1844 में की गई थी, पर वो उतना सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के मन में ये चल रहा था कि अगर हम भारत के आदमियों को हायर पोस्ट में रिक्रूट करेंगे तो हमारी कंट्रोल नहीं रहेगी ब्रिटिश आर्मी के ऊपर। फिर 1901 में लॉर्ड कर्जन ने आईसीसी का फॉर्मेशन किया, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, जिसमें कि इंडियन प्रिंसेस या फिर जितने भी एरिस्टोक्रेटिक लोग थे भारत के, उन लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ये फेल कर जाती है। इसके फेल होने के पीछे दो रीजंस थे। पहला, जो आईसीसी से ग्रेजुएट होते थे उन्हें कोई भी आर्म फोर्सेस में रिक्रूट नहीं किया जाता था, ना ही ब्रिटिश आर्मी में और ना ही जो इंडियन किंग्स थे उनके आर्मी में। और दूसरा, आईसीसी का पर्पस क्लियर नहीं था क्योंकि वो केवल इंडियन प्रिंसेस को ही ट्रेन करती थी। फिर आईसीसी को 1915 में बंद कर दिया जाता है। फिर वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद 13 मार्च 1922 को प्रिंस ऑफ वेल्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट होती है देहरादून में, जिसको कि आज के टाइम में राष्ट्र इंडियन मिलिट्री कॉलेज भी बोलते हैं। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को एजुकेशन दिया जाता था और उसमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहता था उन लोगों को रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट यूनाइटेड किंगडम में भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए। ये प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो था कि 1918 से 1932 तक मात्र 69 ऑफिसर ही कमीशन हो पाया किंग सर्विस के लिए। असल में ब्रिटिशर्स इंडियन लोगों को एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग देना ही नहीं चाहते थे, पर इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर अप्लाई होने पर उन लोगों ने इंडियन मिलिट्री कॉलेज बनाई फिर से 1932 में। जो ट्रेनिंग उनको यूनाइटेड किंगडम जाने पर मिलती थी अब वो भारत में ही मिलने लगी। पर कुछ सालों के बाद वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लगभग अब हमारे 500 इंडियन ऑफिसर्स थे, वहीं ब्रिटिशर्स के 3000 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो रहा था तब, जिसमें हमारे देश के लगभग 25 लाख सोल्जर्स एलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ रहे थे, जिसमें से भारत के 1,30,000 सोल्जर्स ऐसे थे जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को देख रहे थे। उसमें से 44,000 सोल्जर्स ऐसे थे जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर में खड़े थे, क्योंकि सोवियत यूनियन से भारत को काफी ज्यादा खतरा था, क्योंकि सोवियत यूनियन भारत पर कभी भी अटैक कर सकता था। वर्ल्ड वार 2 के समय और एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि उस समय आईएनए का फॉर्मेशन हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए को पहली बार जनरल मोहन सिंह ने बनाया था। जितने भी प्रिजनर्स थे वार के समय में उन लोगों को मिलाकर के बनाई गई थी ये एक आर्मी। लेकिन ये कुछ सालों के बाद कोलैप्स कर जाती है। फिर इसे रिवाइव किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ में लड़ रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वार 2 ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। फिर इस आर्मी को भी डिसबैंड कर दिया जाता है। इसके बाद 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है ब्रिटिशर्स से, जिसमें कि बहुत बड़ा रोल इंडियन नेशनल आर्मी का भी रहता है। आजादी मिलने के बाद हम लोगों को पार्टीशन भी देखने के लिए मिलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जितने भी आर्म फोर्सेस रहती है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड कर दी जाती है और ब्रिटिशर्स यहां से चली जाती है। तो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें से ब्रिटिश चली गई, अब बची इंडियन आर्मी। हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल के एम करिप्पा को कमांडर इन चीफ बनाया जाता है भारत का, जिसे ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बीचर ने हैंडओवर किया था। इसी कारण से 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।